नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 के स्पेशल सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक ऐसा टॉपिक जिससे एक सवाल आना निश्चित है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो भूमि बंदोबस्त था, वो किस प्रकार से था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और महड़वाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या क्या समानताएँ थी, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स को आज हम बहुत ही डिटेल में आसान भाषा में समझेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप करके या फिर ये जो मेल आईडी दी हुई है learneasy321@gmail.com, इस पर मेल करके सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज हम बात करेंगे भू राजस्व का आरंभ किस प्रकार से हुआ। तो जो अंग्रेज थे वो भारत में व्यापार करने आए थे। जैसा कि हमें पता है, अंग्रेजों का भारत में शासन का जो नींव पड़ा, जो नींव स्थापित हुई, वो प्लासी के युद्ध से स्थापित हुई, जो 23 जून 1757 को क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज थे और नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उन पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और यहाँ से जो अंग्रेजी शासन था उसकी नींव पड़ी भारत में। उसके बाद क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया तो इन्होंने अब जो भूमि थी, जो कृषि योग्य भूमि थी जिससे उत्पादन होता था, उससे भी अब राजस्व वसूलना आरंभ किया। तो जो भू राजस्व का आरंभ हुआ वो सबसे पहले 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में स्टार्ट किया। इन्होंने जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया और भू राजस्व वसूली आरंभ की। सबसे पहले 1772 में इन्होंने पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। 1772 की जो पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था थी, ये 1772 में आरंभ होकर के पूरे 5 वर्ष तक कंटिन्यू रही। 5 वर्ष बाद 1777 में पंचवर्षीय बंदोबस्त के बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक वर्ष की व्यवस्थाएं लागू की। मतलब 1778 से अब कोई 5 वर्ष की व्यवस्था लागू नहीं हुई। जो भी नियम बनते थे, जो कर, जो टैक्स था भूमि पर, वह प्रत्येक वर्ष रेगुलेट होता था। और ये जो टैक्स रेगुलेशन था ये 1790 तक एक वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था के हिसाब से लागू रहा। तो यहाँ से भू राजस्व व्यवस्था का आरंभ हुआ और नींव पड़ी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त क्या था और स्थायी बंदोबस्त में किस प्रकार से अंग्रेज कर वसूलते थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 से 10 वर्ष के लिए एक बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। इसके जो जनक थे वो कौन थे, जो की पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप नोट करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इन्होंने 1790 में चूंकि एक वर्षीय जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी उसको समाप्त करके 10 वर्ष के लिए एक बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। बाद में क्या हुआ, 3 वर्ष के पश्चात मतलब 1793 में क्या हुआ, जो निदेशक मंडल थे उनकी अनुमति मिली और यह व्यवस्था अब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कही जाने लगी। कई जगह पर इसको जमींदारी व्यवस्था या स्तंभमारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये अभी हम समझेंगे डिटेल में। इसमें जमींदार जो थे वो भी कर देने के लिए उत्तरदायी हो गए थे। मतलब जिनके पास खेती थी, जो भूमि के मालिक थे, वो भी अब भूमि के स्वामी भी कर देंगे, ऐसी व्यवस्था इसमें लागू की गई। तो इसे जमींदारी कर व्यवस्था भी कहा गया। क्या रेट थे कर देने के, तो जो व्यवस्था थी जमींदारों के कर लेने की, वो आरोपित कर का 10/11 भाग पे करते थे। जो टैक्स था वो उसको अंग्रेजों को देते थे। ये व्यवस्था जो कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बाद में बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। यह ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। ये सबसे कम भूभाग पर लागू थी, या फिर ये कहें कि चूंकि शुरुआत थी तो उतना ज़्यादा ये व्यापक हिसाब से लागू नहीं हुई। अब हम बात करेंगे कि इसके जो की पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे स्थायी बंदोबस्त के। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक थे। 1793 से इसको लागू किया गया और इसमें जमींदार भी कर देते थे। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है और स्तंभमारी व्यवस्था भी कहा जाता है।
अब आगे बढ़ेंगे। जो दूसरी हमारी व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, इसमें सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी। इसका जो मेन उद्देश्य था रैयतवाड़ी व्यवस्था का, वो था जो भी राजस्व था, जो भी पैसा है, जो राजकीय आमदनी है सरकार की, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि डायरेक्ट किसान से वसूलेंगे तो ज़्यादा वसूलेंगे। साथ ही साथ जो किसान के हित हैं उनको भी सुरक्षित किया जाए, ऐसा इसमें प्रावधान था। तो इसमें क्या होता था कि सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी। इसके जो जनक थे वो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो थे। बाद में थॉमस मुनरो जो थे वो इसके मुख्य रूप से संचालक रहे, या ये कह सकते हैं कि कानूनी रूप से इसको जो चलाया वो थॉमस मुनरो ने चलाया, लेकिन इसके जनक में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो दोनों लोग थे। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले 1792 में इसको दक्षिण भारत में जो 12 महल है वहाँ पर लागू किया गया था। साथ ही साथ 1820 में इसका संपूर्ण क्षेत्र मद्रास था। मतलब 1820 में, क्योंकि पहले 1792 में इसको लागू किया गया, बाद में 1820 में संपूर्ण मद्रास में ये विस्तरित हो गई। आगे बात करेंगे कि 1825 में मुंबई प्रांत में भी इसको लागू कर दिया गया। इसका जो क्षेत्र था वो बढ़ा करके मुंबई प्रांत कर दिया गया। यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 91% भाग पर लागू थी। ये बहुत व्यापक स्तर पर लागू थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये बहुत ही व्यापक स्तर पर लागू थी। मतलब मोर देन 50%, 51% जो भी कृषि योग्य भूमि थी उस पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी। उपज के 1/2 भाग पर सरकार कर वसूलती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि इस व्यवस्था में सरकार ने कहा था कि उपज के मूल्य का आधा भाग कर निर्धारित है। मतलब मान लीजिए अगर 10 रुपए की उपज होती है तो 5 रुपए टैक्स के रूप में देना होगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वसूलते थे। इससे क्या होता था कि मान लीजिए 10 रुपए में 7 रुपए टैक्स के रूप में वसूल देते थे, किसानों के पास सिर्फ 3 रुपए बचते थे। तो जीवन यापन बहुत टफ हो गया था, जिससे क्या हुआ, जो महाजन व्यवस्था थी, जो महाजन वर्ग थे, जो लोन देते थे कुछ गिरवी रख करके या फिर और किसी कीमत पे, जो भी महाजन वर्ग थे जो लोन देते थे, उनका उदय भी रैयतवाड़ी व्यवस्था आने के बाद ही हुआ। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि महाजन वर्ग का उदय किस व्यवस्था के बाद हुआ, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में ही महाजन वर्ग का उदय हुआ। ये महत्वपूर्ण है। इसमें एक की पॉइंट और है कि इसमें हर 30 वर्ष बाद भूमि सर्वेक्षण की व्यवस्था थी और जो भी पुनर्मूल्यांकन था वो 30 वर्ष के बाद किया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब बात करेंगे हम अपनी लास्ट बंदोबस्त व्यवस्था, महड़वाड़ी व्यवस्था। इसमें महल लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करेंगे। महड़वाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि जो महल है, महल का अर्थ वहाँ पर गांव या जागीर से लगाया जाता था। महल का मतलब गांव या जागीर। तो जो गांव या जागीर से, जो भी एक गांव है या गांव के समूह हैं, उनसे जो डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता था, वो जो व्यवस्था थी भू राजस्व की, उसको महड़वाड़ी या महलवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता था। इसके जनक हार्ट मैकेंजी थे। हार्ट मैकेंजी इसके जनक थे, इनकी शुरुआत की थी और यह व्यवस्था सबसे पहले 1822 में लागू की गई। इस व्यवस्था में सरकार जो थी प्रत्येक गांव के उपज का 25% जो 50% है वह कर वसूलती थी। मतलब जितनी भी उपज होगी उसका 50% टैक्स जो किसान थे उनको गांव के जमींदार या फिर गांव के जो भी मुखिया होते थे वो वसूल करके वो सरकार को जमा करते थे। मतलब ब्रिटिश सरकार को ये जमा किया जाता था। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे। यह अधिकार महड़वाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया था और यह व्यवस्था संपूर्ण भूभाग का 30% जो थी उस पर लागू थी। मतलब सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था लागू थी भू राजस्व की वो थी रैयतवाड़ी 51%, दूसरा महड़वाड़ी जो कि 30%, और जो चौथी सबसे कम थी, जो तीसरी सबसे कम थी वो थी स्थायी बंदोबस्त जो कि मात्र 19% भूभाग पे लागू थी। महड़वाड़ी व्यवस्था में यही सबसे पहले मानचित्रों और रजिस्टरों का उपयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी। मतलब वर्तमान का जो नॉर्थ रीजन है इंडिया का, वहाँ पर यह व्यवस्था मुख्य रूप से लागू थी, क्योंकि संयुक्त प्रांत यूपी है और पंजाब, तो यहाँ पर जो व्यवस्था थी ये मुख्य रूप से नॉर्थ में लागू की गई थी। गांव का मुखिया कर वसूलता था और सरकार को जमा करता था।
तो ये जो 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी, इनको हमने सारांश में और की पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से समझा। दोस्तों, अगला जो हमारा वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की, यूपीएसआई 2021 के लिए। साथ ही साथ हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो सॉल्व पेपर सीरीज चल रही है उसको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और पेज को भी, फेसबुक पेज को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री पीडीएफ्स जो भी लेटेस्ट वीडियोस की होती हैं वो रेगुलर रूप से मिलती हैं। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।